तो रामविलास जी के विरासत को अगर संभालना होगा तो रामविलास जी की क्वालिटी भी बनानी पड़ेगी। सूरज भान जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने साफ इंगित ही किया है कि चिराग जी ही नेता है। नेता जो है वो बीजेपी के असली नेता चिराग जी ही हैं। तो गठबंधन को सहेजने के लिए तो कहीं ना कहीं तो 19-20 करना ही पड़ता है, लेकिन जिस तरह से जिद करके 42 से कम नहीं ये वो किए, उसमें थोड़ी अपरिपक्वता जो कहते हैं ना, सेकंड जनरेशन वाली बात जो है का निर्णय था। पार्टी को बड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे कि ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज़्यादा जीतेंगे, ज़्यादा विधायक होंगे। उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत आज गर्म है क्योंकि कई दिनों के बाद या फिर कई महीनों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं। तो उनके पटना लौटने को लेकर और लगातार जो हमारा चैनल अभियान चला रहा है अश्लीलता को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं और सच्चिदानंद राय भोजपुरी माटी से आते हैं और काफ़ी संघर्ष के बाद न सिर्फ राजनीति में मुकाम बनाया, बिजनेस में मुकाम बनाया, तो जाहिर है अश्लीलता पर बात, अश्लीलता को लेकर उनकी राय भी जरूरी हो जाती है। राजनीति में भी अपना एक कद है, उनके बयानों की एक अलग गंभीरता होती है, अपने मायने होते हैं। तो उन बिहार की राजनीति से जुड़े जो कुछ भी सवाल हैं उन सारे मसलों पर, उन सारे सवालों पर बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। इंटरव्यू की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। बहुत दिनों बाद तेजस्वी यादव बिहार लौटे हैं और आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो कहा कि वो तो टूरिस्ट हैं, कोई भी बाहर का आदमी बिहार आए तो स्वागत है। तो इसके बाद जोड़ने को रह क्या गया, जब हमारे अध्यक्ष जी ने तो कह ही दिया कि ऐसे टूरिस्ट पॉलिटिशियन, देखिए जितने सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन होंगे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जिनको विरासत में कहीं से मिला है, सिर्फ तेजस्वी जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, इंदिरा जी के बाद इंदिरा जी अकेली एक नेता थी जो सेकंड जनरेशन या विरासत में मिलने के बावजूद उन्होंने निराश नहीं किया, काम किया, मेहनत किया। अब अच्छा किया बुरा किया उनके आलोचक हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद से आप उठा कर देख लीजिए, अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई सेकंड जनरेशन का नेता हो जो कि जनता के कसौटी पर खरा उतरे। उसको बस कैसे विरासत मिल गया, कैसे उसको संभाल के रखें, कैसे आपस में खींचतान, पार्टी के ऊपर कितना तरह पकड़ बना के रखें। जनता की बातों से तुमको कोई मतलब होता नहीं है। तेजस्वी जी टूरिस्ट हैं, ये तो मैं क्या कहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, इतनी बड़ी महामारी चली, इसके पहले और भी कई मुद्दे आए। देखिए, सरकार जब काम करेगी तो उसमें कुछ कमियां तो निकलेंगी और उन कमियों को निकालना ही प्रतिपक्ष का कार्य होता है। तो प्रतिपक्ष नदारद है तो अच्छा है, हम लोग सरकार में, हम लोग को तो ठीक ही लग रहा है। दो संयोग हुए हैं सर, और राजनीति में जो लंबा अनुभव है आपका, आप बेहतर जानते होंगे कि राजनीति में संयोग होते नहीं हैं। पहला संयोग कि 2 महीने बाद तकरीबन तेजस्वी यादव बिहार आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान को लेकर भी बयान देते हैं। वो कहते हैं कि चिराग भाई को अब देखना चाहिए। एक एहसान भी याद दिलाते हैं कि कैसे आरजेडी ने राज्यसभा भेजा था स्वर्गीय रामविलास पासवान को। और एक बयान चिराग पासवान की तरफ से आता है। चिराग पासवान ये कहते हैं कि देखिए, पीएम मोदी में हमारी आस्था अब भी है, लेकिन अगर हमको कहीं जाने के लिए मजबूर किया जाएगा, हमारी अपेक्षा थी कि बीजेपी इस पूरे मामले में मध्यस्थता करेगी, मदद करेगी, और मदद नहीं हुई तो हमको अगर मजबूर किया जाएगा तो हम फैसला लेने को विवश होंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी की चुप्पी को लेकर कई तरह के कयास भी हैं, कई सवाल भी हैं। देखिए, पहली बात तो जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी का प्रश्न है, तो चिराग जी हैं या उनके चाचा जी पारस जी हैं, उनके भाई प्रिंस जी हैं या उनके और भी जो दूसरे जो सांसद हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। चिराग जी अगर अपने कुनबे को एक साथ नहीं रख पाए, उनके अपने सगे चाचा और सगे चचेरे भाई ने भी अगर उनके खिलाफ बगावत की बिगुल फूंकी है, तो ये उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि उनमें क्या कमी रह गई। चिराग जी से बताया थोड़ी देर पहले, कहा था सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है। रामविलास जी ने कैसे मेहनत करके इस पार्टी को और एक समाज के बड़े नेता बने। समाज क्या, वो तो हर समाज के नेता थे, हर समाज के लोग उनके सांसदों को देखिएगा तो हर समाज के लोग उनके सांसद हैं। तो रामविलास जी के विरासत को अगर संभालना होगा तो रामविलास जी की क्वालिटी भी बनानी पड़ेगी। रामविलास जी जिस तरह से अपने भाइयों को, भतीजों को, दूसरे नेताओं को जिस तरह से एक तरह से कहीं सहेज कर ले चलते थे, कहीं ना कहीं चिराग जी से चूक हुई है।
और यही कारण है कि आज उनके ही घर के लोगों ने बगावत शुरू की है। हालांकि मैं उनके एक बड़े नेता सूरज भान जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने साफ इंगित ही किया कि चिराग जी ही नेता हैं। नेता जो है वो एलजेपी के असली नेता चिराग जी ही हैं। और ये थोड़ी सी गलतफहमी कहिए, कमी रहिए, या सहेज न पाने की क्षमता कहिए, या होता है कोई दूसरे तीसरे लोगों का नज़र लग गया हो, उसमें कुछ गलतियां हुई। विधानसभा के चुनाव के समय उनका निर्णय जो है किसी को पसंद नहीं था, उनके पार्टी में किसी ने पसंद नहीं किया था, इकलौता उनका फैसला था। अब कयास तो बहुत लगाए जाते हैं कि बीजेपी का आशीर्वाद था। बीजेपी का आशीर्वाद रहा होता तो आज बीजेपी से उनको शिकायत क्यों होती? बीजेपी थोड़ी चाहते थे कि नहीं हमारा गठबंधन कमज़ोर हो। तो पहले से हम लोग घोषणा करके रखे थे कि नीतीश जी हमारे नेता होंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये किसी का ये सोच लेना कि नहीं इस खेल में तो सरकारी चली जाती, तो कि बीजेपी तो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हमारे नेता को लोग चाणक्य से तुलना करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि ऐसा एक पिक्चर बाहर बनाने का प्रयास किया गया, और मीडिया को तो मसाला मिलता था तो मीडिया उसको और तूल देती थी, और इस तरह धीरे धीरे एक भ्रम बन गया कि इस पूरे उनके निर्णय के पीछे बीजेपी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके पार्टी के लोग बिल्कुल खिलाफ थे, नहीं चाहते थे कि गठबंधन से बाहर जाएं, और सबको विश्वास था कि ठीक है 18, 20, 22 की बात हो रही थी, लेकिन अगर चिराग जी ठीक से अगर सीधे मुख्यमंत्री को अटैक नहीं करते और बैठ कर बात होती तो सीटें कुछ बढ़ भी सकती थी। ठीक है, अब 2 बड़े दल साथ में आए थे तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा लोकसभा में हम जीती हुई 22 सीटों में से हमने 5 सीट छोड़ दिया था। तो गठबंधन को सहेजने के लिए तो कहीं ना कहीं तो 19-20 करना ही पड़ता है। लेकिन जिस तरह से जिद करके 42 से कम नहीं ये वो किए, उसमें थोड़ी अपरिपक्वता जो कहते हैं ना, सेकेंड जनरेशन वाली बात जो है और दिखी, और उसी का परिणाम है कि आज लोजपा भी कष्ट में है, परिवार भी कष्ट में है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये क्षणिक है, धीरे धीरे लोग लगे हुए हैं और आपस में सुलह हो जाना चाहिए, और हो जाएगा। तो चिराग जी भी सांसद तो हैं ही, और लोजपा के ही सांसद हैं। चिराग पासवान ये संकेत देते रहे हैं कि बीजेपी से उनका मोह भंग हो चुका है। आज भी बयान आया जिसकी चर्चा हमने की। अगर चिराग पासवान छिटकते हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी ऑफर है, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भाई चिराग को सोचना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। लगता नहीं कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है बिहार में? देखिए ऐसा है ना कि चिराग जी पहले भी 2 नाव की सवारी करते आए हैं। तेजस्वी जी के खिलाफ तो भाजपा ही लड़ रही थी ना, वहाँ भी कैंडिडेट दिए थे ना। तेज प्रताप जी के खिलाफ दिया था ना कैंडिडेट। लोजपा के सिटिंग जो थे उनको लड़ाया था ना खिलाफ में, वहाँ भाजपा के ही तो थी। अब चाहे वो हाजीपुर की बात कीजिए, मैंने वैशाली में कौन एक सीट था उसकी बात कीजिए, या फिर राजू तिवारी जी वाला सीट की बात कीजिए। तो ऐसा नहीं था कि उनको बीजेपी से बहुत समर्थन था, बीजेपी से उनका बहुत प्रेम था। एक पार्टी का उनका निर्णय था। पार्टी के लोग ये कहते हैं कि निर्णय नहीं था, उनका निर्णय था। वो पार्टी को बड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे कि ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज़्यादा जीतेंगे, ज़्यादा विधायक होंगे। उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया, देखिए राजनीति में तो क्या है, विनर टेक्स इट ऑल। जो जीता वही सिकंदर। तो जो जीत गए वो सिकंदर हैं, जो नहीं जीत पाए अपना वो क्रिश्चियानी बिल्ली खम्मा नोचते रहे। तो उनको 2020 के चुनाव के सेटबैक के बाद उनको पार्टी को सहेजने का प्रयास करना चाहिए था। मेरी समझ से उसमें चूके हैं, उसी का परिणाम है कि घर में विद्रोह हुआ है।